हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और हम लोग यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से जितनी भी चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाली हैं उनको कवर करते हैं। तो हम लोग अब तक एंशिएंट हिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कर चुके हैं और इसी के साथ हमने जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री थी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वो भी कंप्लीट कर ली है। कहाँ तक? मुग़ल एम्पायर तक। तो मुग़ल एम्पायर के बाद जो है वो मुग़ल एम्पायर ही आगे बढ़ती रही और साथ में कुछ लोग जो है उनसे लड़ते रहे थोड़ा बहुत, लेकिन मेन जो है मुग़ल एम्पायर का एंड आप कह सकते हैं आया जब यूरोपियन कंपनीज़ ने हमारे यहाँ आना शुरू कर दिया। और यूरोपियन कंपनीज़ जो है पहले से ही हमारे यहाँ आती थी। कैसे आती थी? लैंड के रूट से आया करती थी। ऐसा नहीं था कि वो सी के रूट से आया करती थी, पहले सिर्फ लैंड रूट्स हुआ करते थे, तो उनके थ्रू ही यूरोपियन कंपनीज हमारे यहाँ आती थी। अभी मैं आज आपको जो करवाने वाली हूँ वो है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, मतलब कि यूरोपियंस जो हैं वो हमारे यहाँ कैसे आए। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं थे जो इंडिया पर आए, और भी काफ़ी सारे कंट्रीज से लोग आए हैं और उन्होंने भी कोशिश की कि वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी बना पाएँ और साथ में हमारे ऊपर रूल भी कर पाएँ। तो हम आज उन सब के बारे में जानेंगे। देखिए, अभी जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया है वो काफ़ी डिफरेंट हो गया है। क्वेश्चंस अब पहले के जैसे बिल्कुल नहीं आते हैं, इन बिटवीन द लाइंस कुछ भी आ जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ कि डीएसएसबी का लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें उन्होंने क्वेश्चंस ऐसे पूछे हुए थे कि जैसे हमारे जो फाहीन थे चाइनीज़ ट्रैवलर, तो पहले पूछा जाता था कि वो किसके कोर्ट में आए, कहाँ से आए। तो अभी पूछा गया था कि वो आए थे इंडिया और तो वो वापस कैसे गए, पैदल गए, हाथी पे गए, घोड़े पे गए। तो इसका मतलब इन बिटवीन द लाइंस जो कहानियाँ हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आप ये मत सोचिएगा कि कहानी सुनने में कोई फ़ायदा नहीं है, पता नहीं कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन जो है वो निकल के आ जाए। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, तो आप ध्यान से सारी चीज़ें सुने। और देखिए, जब आप कहानी के फॉर्म में हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो मज़ा भी बहुत आता है, तो हम बस उसी मज़े को कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पे। और आज हम पूरी तरीके से अच्छे से जानने वाले हैं यूरोपियन कंपनीज़ के बारे में और आखिर कैसे ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा पावरफुल हो पाए इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है हमारे लिए कि आखिर किस तरीके से जो कंपनीज थी या जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग थे एक्चुअल में वो हमारे यहाँ आया करते थे। तो आप सबको पता होगा कि वेस्को डी गामा एक पोर्टुगल इंसान था जो कि हमारे यहाँ आया केप ऑफ गुड होप्स से। उसने एक सी रूट फाइंड आउट किया था, केप ऑफ गुड होप्स। तो वहाँ से जो है केप ऑफ गुड होप से वेस्को डी गामा जी यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे यहाँ कहाँ पहुँचे थे? कैलीकट पहुँचे थे ये, ठीक है। तो यहाँ पर इनका बहुत अच्छा वेलकम भी जामोरियन नाम के एक रूलर जो वहाँ के थे कैलीकट के, उन्होंने किया था। तो इससे पहले सी रूट ये वाला आने से पहले जो है हमारे पास लैंड रूट्स थे जहाँ से यूरोपियंस हमारे यहाँ आया करते थे। पर देखिए, वो मुश्किल था, लैंड रूट से आना टाइम टेकिंग था। वो लैंड रूट्स थे हमारे ऑक्सस वैली या फिर साइरिया या फिर इजिप्ट के थ्रू आते हुए, मतलब लंबा रास्ता था। आप सोचिए, साइरिया, इजिप्ट या इन सब का नाम आपने सुना हुआ है, तो इजिप्ट हमसे कितना दूर है अगर आप इंडिया को के साथ कंपैरिजन करते हैं उस चीज़ का। तो पैदल आते थे ट्रैवलर्स जो थे वो, या मर्चेंट्स जो थे, तो मुश्किल हुआ करती थी। लेकिन ये जो केप ऑफ गुड होप वाला जो डिस्कवर कर लिया वेस्को डी गामा ने, इसके बाद तो ऐसा हो गया कि बाढ़ सी आ गई लोगों की यहाँ आने की। फ्रेंच आए, डच आए, डेनिश आए, पोर्टुगीज़ आए, सब एक एक करके आते चले गए। इंग्लिश आए और फिर आपस में भी इन लोगों की भी लड़ाई हुई। और इंडिया में तो थे ही उस टाइम पे, मुग़ल का रूल था उस टाइम पर। जब ये सब लोग आए हैं तो इन्होंने यहाँ पे मुग़ल से परमिशंस ली कि भाई हमें अपनी छोटी छोटी सी फैक्ट्रीज जो है वो बनाने को दी जाए। तो था क्या, 1600 से बात करेंगे हम, बेसिकली 1595 के अराउंड से पहली बार पोर्टुगीज़ आए थे। पर 1600 इज़ द टाइम, पोर्टुगीज़ 1500 के टाइम पर आए थे और इंग्लिश 1600 के टाइम पर आए थे। लेकिन ये सारी कंपनीज जब आई ना तो इन्होंने अपना नाम रखा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मीनिंग यहाँ पे ये था, सिर्फ ब्रिटिशर्स की कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया नहीं था। इनके मीनिंग बेसिकली ये है कि ये जो कंपनीज़ हैं ये एक कॉमन जो है वो ट्रेडिंग के लिए आती थी कि ये यहाँ से सामान खरीद कर अलग अलग जो ईस्ट इंडीज़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जाकर बेचती थी, या यहाँ से हमारा रॉ मटेरियल लेकर उससे कुछ बनाकर और ईस्ट इंडीज़ कंपनीज़ में जो हैं वो वहाँ पर बेचा करती थी। तो इसलिए इन सब का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरीके से इनके नाम थे। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ शुरुआत करती हूँ मैं पोर्टुगीज़ की, कि सबसे पहले हमारे पास पोर्टुगीज़ आए। और देखिए,
पहले तो ये मर्चेंट्स के रूप में आए कि यहाँ पे हमें कंपनी लगाने दीजिए, हम काम करेंगे। धीमे धीमे इन्होंने और ग्रांट्स ले ली हमारे उस टाइम के जो राजा थे उनसे, और ये कहा कि हम लैंड भी एक्वायर करेंगे। लैंड एक्वायर करने के बाद इन्होंने कहा कि जो लैंड हमने एक्वायर कर ली उसका सारा का सारा पॉलिटिकल जो भी चीज़ें हैं वो सब हम देखेंगे, या हम लोगों को दंडित करेंगे अगर उन्होंने गलत काम किया, हम यहाँ का टैक्स लेंगे। तो ऐसे करके धीमे धीमे करके जो लोग सिर्फ यहाँ पर मर्चेंट्स के रूप में आए थे वो हमारे पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर राज्य करने लग गए। तो ये जो सबसे पहले आए थे वो थे हमारे पोर्टुगीज़, और पोर्टुगीज़ की स्टार्टिंग हुई 1498 में, जब वेस्को डी गामा जो हैं एक पोर्टुगीज़ थे, वो हमारे यहाँ केप ऑफ गुड होप्स के थ्रू कैलीकट पहुंचे हैं तब। तो तब से पोर्टुगीज़ की स्टार्टिंग हुई। आराम से पोर्टुगीज़ ने आराम से 100 साल तक एकदम बिना एक छत्र राज किया वाली बात हो गई। इन्होंने अपनी कंपनीज लगाई कैलीकट में, कोचिन में, गोवा में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इंग्लिश आ जाते हैं। तो जो इंग्लिश थे वो 1612 में आते हैं। बेसिकली 1608 में पहली बार हमारे सर कैप्टन विलियम्स जो थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे एक्चुअली, वो आए थे जहांगीर के कोर्ट में इस चीज़ के लिए इजाज़त लेने की हमें यहाँ पर जो है वो इजाज़त दी जाए अपना कंपनी लगाने की। तो ये तो जहांगीर के कोर्ट में आए, जहांगीर ने इन्हें इजाज़त दी कि ठीक है आप सूरत में एक फैक्ट्री बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें ऐसी। तो वो पहला बार था। और 1612 में जो है वो यहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बन गई। सूरत से शुरुआत हुई थी लेकिन फिर धीमे धीमे इन्होंने पूरे इंडिया को कवर कर लिया। बॉम्बे, मसूलीपट्टनम, नागापट्टिनम, हुगली, सारे का सारा जो रीजन था अच्छे से अच्छा वो सब इन्होंने कैप्चर कर लिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब नेक्स्ट इसके बाद आए थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आई है। इन्होंने भी काफ़ी इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं कर पाया, क्योंकि देखो इंग्लिश एक बार आ गए थे तो उन्होंने और पोर्टुगीज़ ने काफ़ी एरिया ऑलरेडी कवर कर रखा था, तो डच इतना ज़्यादा नहीं कर पाए। तो ये पुलिकट और ये जो हमारा हुगली वाला रीजन था वहीं पर ही एक दो कंपनियाँ अपनी लगा पाए थे। फिर डेनिश आए, इन्हीं के अराउंड 1616 इनके साथ ही आई थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो जो है हमारी ट्रैंकलवार और सीरमपुर जो बंगाल में है वहाँ पर सिर्फ 2 जगह पे ही फैक्ट्री लगा पाई अपनी। क्वेश्चंस देखिए यही इन बिटवीन द लाइंस बनते हैं कि कौन आया। तो सबसे पहले सर विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में 1608 में गए थे। इंग्लिश के बारे में जब बात करते हैं, पोर्टुगीज़ के बारे में बात करते हैं तो 1498 में जो है पहली बार हमारे यहाँ पे वास्को डी गामा आए। तो पोर्टुगीज़ ने फिर आगे स्टार्टिंग करी अपनी। और लास्ट में हमारे पास आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ज़्यादातर सूरत और पुडुचेरी में थोड़ी बहुत रही है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रह पाई, क्योंकि ये 1664 के अराउंड आए थे, जब तक कि इंग्लिश जो थे वो काफ़ी ज़्यादा स्टैब्लिश हो गए थे। तो इस वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो इतना अच्छा काम जो है वो कुछ नहीं कर पाई थी। तो अब हम एक एक करके जानना शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले पोर्टुगीज़ आई थी, तो पोर्टुगीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि वास्को डी गामा आए कैलीकट में, और उस टाइम पे जामोरियन नाम के रूलर थे कैलीकट के। उन्होंने बहुत इनका स्वागत भी किया कि भाई अच्छी बात है आप सी रूट ढूंढ कर आ गए। तो उसके बाद फिर 1505 में देखो ये आए हैं, फिर वापस गए, फिर वहाँ पे इन्होंने बताया होगा कि अरे इंडिया में ऐसे ऐसे जा सकते हैं भाई, ये तो इजी रूट हो रहा है हमारा। तो वहाँ से पहली बार जो है हमारे एक फ्रांसिस डी अल्मेडा नाम का पहला गवर्नर, फर्स्ट पोर्टुगीज़ गवर्नर जो है वो बना फ्रांसिस डी अल्मेडा। और इसने क्या किया कि कैलीकट, कैन्नौर और कोचिन, इसने 3 जगहों पर जो है फैक्ट्री बनाई उस टाइम पर, कैलीकट, कोचिन और कन्नौर में। अब उसके बाद कैनौरा में सॉरी, उसके बाद जो है इसके जाने के बाद ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाया। 1509 में ही एक नया गवर्नर आया इनका पोर्टुगीज़ का, जिसका नाम था आपका एल्बुक्वेर्क्यू। तो ये जो एल्बुक्वेर्क्यू है यही है मेन यहाँ का जो हमारा हिसाब किताब ख़राब करने वाला बंदा। इसने क्या किया, इसने गोवा जो है वो कैप्चर कर लिया। उस टाइम पर गोवा के जो राजा थे वो बीजापुर के नाम से जाना चाहता था। तो राजा ऑफ बीजापुर थे वो, रूलर ऑफ बीजापुर, जिसके साथ इन्होंने लड़ाई करी। इसने कहा 1510 में ही, 1509 में ये बंदा गवर्नर बना और 1 साल के अंदर इसने गोवा जो है वो बीजापुर के राजा को हराकर जीत लिया। अब देखो गलत काम यहीं से शुरुआत हो गई कि इसने ना कंपनी बनाने के लिए आए थे, मर्चेंट्स बनने के लिए आए थे, ना कि आप यहाँ पे रूल करने के लिए आए थे। लेकिन इन्होंने ये चीज़ जो है यहाँ से शुरुआत कर दी। 1515 में ही ये बंदा मर गया, लेकिन इसने तब तक पोर्टुगीज़ की नेवल को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि ये इंडिया में एक बहुत ही अच्छी नेवी जो पावर थी वो बन चुकी थी पोर्टुगीज़ की। जो ये हमारा एल्बुक्वेर्क्यू था, इसके काफ़ी सारे हमारे सेटलमेंट्स रहे। इसके जाने के बाद जो बने हैं इसके सक्सेसर्स ने बनाए हैं, जैसे कि आपके दबट बे, सेलसेट बे, इसके अलावा सेंथोम में काफ़ी सारी जगहों पे जो है इन्होंने अपने सेटलमेंट्स और सारे बनाए। लेकिन धीमे धीमे 16th सेंचुरी जब जैसे जैसे स्टार्ट हुई है तो ये सिर्फ
गोवा, दमन एंड दीव में ही रह गए पोर्टुगीज़, और बाकी सारी जगहों से इनका काम जो है वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ वो मैं आगे आपको इंग्लिश में बताऊंगी कि आखिर इंग्लिश ने आके ऐसा क्या किया कि पोर्टुगीज़ का रूल यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, डच की तरफ। डच बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया कुछ इसमें। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो यहाँ पे बनने के लिए आई थी कि भाई मुझे भी बनने का मौका दिया जाए। 1602 में आए और 1605 में मसौलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फर्स्ट जो है वो फैक्ट्री बना ली थी। तो टाइम लग जाता है, पहले ज़माने में चीज़ें बड़ी स्लोली हुआ करती थी। आप इससे ये देख सकते हैं कि कुछ लोग आए हैं, फिर वो यहाँ पर बना रहे हैं अपना, पहले रूलर से जाके मिलेंगे, उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, कहेंगे हमें बनाने का मौका दिया जाए, तो उसके बाद ही जो है वो काम यहाँ पर बढ़ पाता है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, मसौलीपट्टनम में इन्होंने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री तो लगा ली। उसके बाद धीमे धीमे 1616 तक पलिकट जो है वो इनका मेन सेंटर रहा। बाद में नागापट्टिनम हो गया। पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद बैटल ऑफ बेदारा हुआ 1759 में, जिसमें ये हार जाते हैं। तो डच जो है वो उतना सिग्निफिकेंट इनफ एक तो एरिया नहीं कैप्चर कर पाए, और फिर उसके बाद हार भी गए पूरी तरीके से। बैटल ऑफ बेदारा 1759 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से या इंग्लिश से, तो ब्रिटिशर्स से, तो इस वजह से इन्हें वैसे ही जाना पड़ गया, ख़त्म हो गया इनका काम जो था वो ख़त्म हो गया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आते हैं द इंग्लिश, जिनका मेन सारी कहानी जो है जो हमारे लिए जाननी ज़रूरी है। तो पहले तो मैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स थी उसके अलग अलग नाम बता देती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा फीलिंग है कि शायद ये क्वेश्चंस आएंगे जब इन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या क्या नाम रहा था, ये क्वेश्चन ज़रूर एक बन सकता है। तो एक तो इसका ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी नाम था। ये आपका ट्रीटी ऑफ एंटोन के बाद इसका नाम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया था। पहले ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी नाम था और बाद में एंटोन की ट्रीटी हुई थी, जिसके बाद इसका नाम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया था। ये ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स के द्वारा फॉर्म की गई थी, जिन्हें हम मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जानते थे। तो ये कोई मतलब क्वीन एलिजाबेथ वन के उसमें ये लोग रूल करते थे, आए थे कि हम उनके मतलब थ्रू ये यहाँ पे जो है वो काम करने आए हैं। ऑब्वियसली आप अपने रूलर के नाम के हिसाब से ही जाते हैं। जैसे हम इंडिया से जाते हैं तो हम इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ही हमारा वहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ में अगर हम कुछ भी बिजनेस कुछ भी करने जा रहे हैं तो वहाँ पे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो हमें हेल्प करती है, हम उसी के नाम से जा रहे हैं कि हम इंडियन हैं, है ना। तो वैसे ही क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम पे थी, तो उनके नाम से ही ये लोग जो है अलग अलग अपना मर्चेंट्स जो थे वो अलग अलग देशों में जाके काम करते थे। तो वैसे इनका नाम मर्चेंट एडवेंचर्स था। 1599 के बारे में बात हो रही है। अब उस टाइम पर क्या हुआ कि जो ये मैंने आपको नाम बताया था, हॉकिंस थे, कैप्टन हॉकिंस। ये जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। ये कहते हैं हमें परमिशन चाहिए भाई अपना कंपनी लगाने के लिए, कि हमको कंपनी लगाने दो। पर जहांगीर इन्हें कंपनी नहीं लगाने देते। आप क्यों नहीं लगाने देते? क्योंकि उस टाइम पे पोर्टुगीज़ का बहुत इन्फ्लुएंस था। तो जहांगीर के कोर्ट में पोर्टुगीज़ का इन्फ्लुएंस था, तो वो नहीं लगाने देते इन्हें कंपनी। लेकिन फिर इस चीज़ को सर हॉकिंस जो हैं, कैप्टन हॉकिंस जो थे, वो जज करते हैं और सोचते हैं कि अगर हमें यहाँ पे कुछ करना है तो पहले हमें पोर्टुगीज़ को हराना पड़ेगा, पहले उनसे ओवरकम करना पड़ेगा। तो इस वजह से इनकी मेजर लड़ाई होती है 1612 में अपना, और बैटल ऑफ स्वाली होता है, जहाँ पे 2 इंग्लिश नेवल शिप्स जो हैं वो पोर्टुगीज़ को डिफीट कर देते हैं कैप्टन बस्ट की निगरानी में। तो कैप्टन बस्ट नाम का एक बंदा था जो 2 इंग्लिश शिप्स लेके जाता है और पोर्टुगीज़ की नेवी को हरा देता है। और ये हमारा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ स्वाली। वहाँ पे ये सारी घटनाएं जो है वो हो रही हैं। तो अभी ये देखने के बाद जहांगीर को क्या लगा कि पोर्टुगीज़ देखो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इन्फ्लुएंशियल हो गए थे, वो यहाँ पे राज करने की कोशिश करने लग गए थे। तो जहांगीर को क्या लगा कि वो इंग्लिश को यूज़ कर सकता है पोर्टुगीज़ के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेवल पावर नहीं थी, हमारी नेवल पावर नील बटे सन्नाटा थी। तो अब मन में तो यही आता है दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, इस टाइप की चीज़ें। तो इन्होंने कहा कि इंग्लिश और पोर्टुगीज़ लड़ रहे हैं, तो जहांगीर ने सोचा मैं इंग्लिश को यूज़ करके पोर्टुगीज़ को हरा सकता हूँ। पर ये तो चाल थी इंग्लिश की, वो तो ये चाहते ही थे कि पोर्टुगीज़ का इन्फ्लुएंस यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो जहांगीर ने इन्हें जो है इजाज़त दे दी कि आप अपनी एक फैक्ट्री बना लें। लेकिन इतने से ये संतुष्ट नहीं हुए। भाई एक फैक्ट्री से कैसे काम चलता, ऊपर से उसमें काफ़ी सारे टैक्सेस और बाकी सारी चीज़ें भी थी कि जो आप कमाएंगे वो करेंगे, तो उससे हमें चीज़ें जो है वो देंगे। तो नेक्स्ट जो है थॉमस रो आते हैं 1615 में, फिर से जहांगीर के कोर्ट में। अभी थॉमस रो बंदा बड़ा ही ज़्यादा चतुर था, इसी की वजह से हमारी इंडिया की गत बनी है। क्यों? क्योंकि ये जो थॉमस रो था, इसने जहांगीर को आके ना सिर्फ ये दिखाया कि मतलब हम पोर्टुगीज़ से लड़ सकते हैं, ये तो एक उनकी पहले वाली चाल थी। इस बार इसने थ्रेटन करना भी स्टार्ट किया कि तुम्हारी नेवी तो बिल्कुल कुछ है नहीं,
इसने इंडिया के जो शिप्स थे उनको जो है रेड सी और मक्का से भगाना शुरू कर दिया, इंडिया के मर्चेंट्स को, वहाँ जो हमारे इंडिया के शिप हुआ करते थे उनको बिल्कुल कोई ट्रेड ही नहीं करने देता था। तो थॉमस रो ने जो है डरा धमका के कुछ इस तरीके के प्रलोभन दिखा के जैसे तैसे करके जो है इतना ज़्यादा पावर एग्जर्ट किया कि जहांगीर को इसे अपने पूरे के पूरे मुग़ल एम्पायर में जहाँ जहाँ पे भी ये चाहे वहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगाने की इजाज़त देनी पड़ी। और जैसे ही ये चीज़ हुई फैक्ट्रीज़ लगाने की यहाँ पे इसे इजाज़त मिलती है तो बड़े ही सक्सेस के साथ जो है ये पोर्टुगीज़ के नेवल्स के साथ में अच्छे से लड़ाई करता है। और 1620 से लेकर 1630 पूरे 10 साल की लड़ाई होती है, पोर्टुगीज़ को पूरी तरीके से हरा के भगा देता है। एक तो देखो भाई वही हो गया कि इसको एक ये चीज़ मिल गई कि अब पावर मिल गई थोड़ा सा जहांगीर की तरफ से भी, और दूसरा ये चालू तो पहले से ही थे ही, वरना हमारे यहाँ पे भी इतना ज़्यादा अपना फुटिंग जो है वो नहीं कर पाते। इसी के साथ धीमे धीमे जो है जब पोर्टुगीज़ हारने लगे तो 1662 में इन्होंने किंग चार्ल्स सेकंड जो थे उनको आइलैंड ऑफ बॉम्बे जो था वो गिफ्ट में दे दिया शादी में। पोर्टुगीज़ एक प्रिंसेस के साथ शादी हुई थी इनकी किंग चार्ल्स सेकंड की, तो इनको बॉम्बे का आइलैंड जो था वो गिफ्ट में दे दिया पोर्टुगीज़ ने। धीमे धीमे इनकी पोजीशन पूरी चली गई, गोवा दमन एंड दीव में ही सिर्फ रह गई पोर्टुगीज़ की, और यहाँ से हमारे इंग्लिश की जो पोजीशंस थी वो स्टार्ट हो गई। इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेन जो है एक बहुत ही बड़ी एक चीज़ आई थी, और वो ये थी कि फारूक शैयर के टाइम पर मुग़ल एम्परर्स ने ना पूरी तरीके से जो ये कर दिया था कि इंग्लिश ट्रेडर्स जो हैं वो बंगाल के रीजन में कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। बंगाल के रीजन में क्या मतलब, फारूक शैयर जो मुग़ल एम्परर था, जहांगीर के बहुत बाद के बारे में बात हो रही है आपकी 1717 में, तब फारूक शैयर यहाँ पे मुग़ल के रूलर थे। तो उन्होंने ना पूरी जो भी हमारे टैक्सेस थे, ड्यूटीज़ थी सेल्स के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वो सब वेव ऑफ कर दिए थे हमारे इंग्लिश के ऊपर से। मतलब कि बिल्कुल इंग्लिश के लिए ऐसा हो गया था जैसे वो अपने खुद के घरों में चीज़ें बेच रहे हों, कोई टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा पैसा वो खुद ही बचा सकते थे। तो धीमे धीमे इन्होंने जो है इन सब चीज़ों का कंबाइंड में फ़ायदा उठाया है और इन्होंने बड़ी बड़ी सी फैक्ट्रीज़ बनाई, सूरत में, कैलकाटा में, बॉम्बे में, मद्रास में, अलग अलग सारी जगहों पर फैक्ट्रीज़ बनाई हैं। और 1847 आने तक जो हमारी म्यूटनी हुई थी पहली वाली, तब तक जो है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की 23 फैक्ट्रीज़ थी, 90 एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम किया करते थे। और साथ में इन्होंने जो इनके बड़े बड़े कंपनी जो इन्होंने पहले से बनाई हुई थी उनको इन्होंने फोर्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, जैसे कि द वैलेट फोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल, वो एक बड़ी सी कंपनी जो इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी उसी को इन्होंने फोर्ट में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही फोर्ट सेंट जॉर्ज और इन मद्रास या बॉम्बे कैसल भी आप इसको कहते हैं। तो ये सब जो हैं ये बड़ी बड़ी इनकी फैक्ट्रीज थी जिन्हें इन्होंने बाद में फोर्टिफाई जो है वो कर लिया। और किंग चार्ल्स सेकंड जो थे इन्होंने ये प्रोविज़न कर लिया धीमे धीमे इस चीज़ का कि हम ना सिर्फ सारी जगह को कैप्चर करेंगे, वहाँ पे अपना लॉ भी बनाएंगे, जो मैं आपको बोल रही थी सारी की सारी चीज़ें जो है हम ही कंट्रोल करेंगे, जो भी जगह हमने एक्वायर कर ली है उसमें। तो इस तरीके से हमारे ऊपर एक्वायर जो होने का जो सिलसिला है वो पिछले 200 सालों में ऐसे चला है। 1600 से लेके आपका आराम 1500 से, बल्कि आप ले लीजिए 1500, 1600, 1700, 300 साल लगे हैं इन लोगों को हमें एक्वायर करने में। ऐसा नहीं है कि एक दिन आए और इन्होंने हमें एक्वायर कर लिया। धीमे 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 इन्होंने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए जो है हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट किया। तो मैंने आपको बड़े ही प्यार से यहाँ पे इंग्लिश की पूरी कहानी जो है वो कह सुनाई है। अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फ्रेंच हैं हमारे पास और डेन हैं, दो लोग और बचे हुए हैं, डेनिश लोग। डेन जो है वो डेनिश लोग हैं। तो फ्रेंच के बारे में बात करते हैं। फ्रेंच जो है वो काफ़ी बाद में आए थे, 1664 में मैंने आपसे कहा ही था। इनकी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कॉलबर्ट के पैट्रोनेज में बनी थी। कॉलबर्ट नाम का इनका आप गवर्नर कह सकते हैं, जो चाहें वो कह सकते हैं, उसमें 1664 में बनी थी। और जो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री थी वो हमारी सूरत में बनी 1668 में फ्रांसिस्को कैरन के उसमें, और फिर बाद में इन्होंने अपनी 1669 में मसूलीपट्टनम में भी शिफ्ट कर ली। देखो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने आपसे कहा क्वेश्चंस कहीं से कुछ भी आ सकते हैं आजकल, तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ जो है वो छोड़ना नहीं चाहती हूँ, सारी चीज़ें जो है वो बता देना चाहती हूँ आपको। धीमे धीमे जो है इनका कुछ अच्छा काम रहा नहीं है, ऐसे ही फ्रेंच का जो है थोड़ा बहुत चला और फिर उसके बाद ये इतना एक्वायर नहीं कर पाए और इन्हें इंडिया छोड़ के जो है वो जाना ही पड़ा। अगर डेन के बारे में बात करते हैं तो डेन की जो था उनकी हेडक्वार्टर्स थे इनके टैंकलवारा और सेरमपुर में, बंगाल में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं कर पाएगी। और 1845 तक इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपनी सारी चीज़ें सोल्ड आउट कर दी थी, सारी फैक्ट्रीज, और कहा हम तो जा रहे भैया, हमारा खरीद लो आप ये सामान, ज़्यादा नुकसान भी ना हो हमारा। और ये यहाँ से जो डेनिश लोग थे, डेन जो थे, वो यहाँ से छोड़कर भी चले गए, तो इनका ज़्यादा कुछ इतना रहा नहीं।
तो ये थी पूरी की पूरी कहानी द एडवेंट ऑफ यूरोपियन, कि यूरोपियंस आखिर कैसे आए और कैसे इन्होंने हमारे ऊपर काम करना जो है वो स्टार्ट किया, कि कुछ अच्छा कुछ बुरा जो भी आप माने, वो 300-400 साल इन्हें लग गए ये सब करते हुए। तो अब अगली बार जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, कि आखिर कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स दूसरे कंट्रीज़ में जो हो रही थी वो इंडिया को भी अफेक्ट कर रही थी। और इसी के साथ हम गवर्नर जनरल्स की भी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करेंगे, अलग अलग गवर्नर जनरल्स की, कि जो रहे हैं सारे के सारे गवर्नर जनरल ऑफ वायसरॉयज, उनके टाइम पे क्या क्या हुआ। तो छोटी छोटी सी मैं पार्ट में वीडियोस बनाऊंगी, एक गवर्नर जनरल ने क्या कराया, वो छोटा सा चाहे भले 5 मिनट की वीडियो रहे वो, तो ताकि आप याद कर सके, धीमे धीमे चीज़ों को जो है वो समझते हुए कर सके। लंबी वीडियो बनाने की, क्लब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उन चीज़ों को आराम से समझिए। तो पहले हम लोग एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, काइनेटिक वॉर्स जो है उनके बारे में जानेंगे, और फिर गवर्नर जनरल्स और वायसरॉयज के बारे में एक एक करके जानेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।